राधे राधे दोस्तों। इससे जो पूर्व की हमारी क्लास थी उसमें हमने परावर्तन से संबंधित क्लास ली थी। आज की जो क्लास रहेगी ये प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित रहेगी। पूर्व वाली क्लास में हमने कुछ चीजें परावर्तन के साथ साथ प्रकाश के बारे में पढ़ी थी। अब हम जो इस क्लास में पढ़ेंगे उसमें हम प्रकाश का मात्र अपवर्तन पढ़ेंगे। आज जो क्लास रहेगी वो अपवर्तन से संबंधित रहेगी और इसको हम शुरुआत करते हैं। प्रकाश का अपवर्तन, अपवर्तन किसे कहते हैं देखें। जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो दोनों माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर वह अपनी दिशा से विचलित हो जाती है, जिसे अपवर्तन कहते हैं। यहां पर कहने का मतलब यह है कि जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाएगी तो जो उनका सीमा पृष्ठ है, जैसे ये लाइन जो बनी हुई है पीली वाली, ये एक तरह से इसका सीमा पृष्ठ है, तो इससे टकराने के बाद दोनों माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर वह क्या करती है, अपनी दिशा से विचलित हो जाती है। तो दिशा से क्या हो जाएगी, विचलित हो जाएगी। इस घटना को अपवर्तन कहते हैं। अभी डायग्राम के द्वारा मैं आपको समझाऊंगा, तब आपको समझ में आ जाएगा परावर्तन और अपवर्तन में मूल रूप से क्या अंतर होता है। अब हम डायग्राम से शुरुआत करते हैं। परावर्तन वाले डायग्राम में क्या हुआ था वो भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। अब देखो आप, इसमें यह प्रकाश की किरण आ रही, जो आती हुई किरण है उसे हम आपतित किरण कहते हैं। ये हमने परावर्तन में भी देखा था। तो यह किरण यहां से यहां आई तो यह आपतित किरण है। अब ये इससे इस पृष्ठ पर टकराई तो यह जो पृष्ठ है ये दो माध्यमों के मध्य सीमा पृष्ठ है। क्या है, सीमा पृष्ठ। किनके मध्य, दो माध्यमों के माध्यम। मतलब ये विरल माध्यम और ये सघन माध्यम ले लेते हैं। विरल माध्यम मान लो हम यहाँ पे वायु मान लेते हैं और सघन माध्यम अगर हम जल ले ले, जल मतलब पानी, और यहाँ पर विरल माध्यम वायु को हम ले लेते हैं। अब बात हो रही है, प्रकाश की किरण आई, आपतित किरण, आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। यहां पर टकराई, टकराने के बाद वो क्या हुई, जानी सीधी चाहिए थी। आपतित किरण इससे टकराने के बाद सीधी जानी चाहिए थी। ये डेड डैश वाली जो लाइन है इस पर इसको आना था, लेकिन ये क्या हुआ, इससे हटकर अभिलंब की तरफ क्या हो गई, झुक गई। ये किरण आई, परावर्तक पृष्ठ या सीमा पृष्ठ की हम बात करें, परावर्तक पृष्ठ तो अपने परावर्तन में रहेगा। यहाँ पर सीमा पृष्ठ है क्योंकि इधर विरल माध्यम और इधर सघन माध्यम है। अगर इसके नीचे में यहाँ पर ऐसे डैश डैश करके बना देता तो वहां पर एक तरह से ये दर्पण का काम करता, मतलब उस पर क्या हो रही है, पॉलिश हो रही है। लेकिन यहाँ पर किसी प्रकार की पॉलिश नहीं हो रही है, परावर्तक पृष्ठ। आपतित किरण इस पर टकरा रही है, टकराने के बाद इधर की तरफ निकल रही है। टकराने के बाद किरण को सीधा जाना था, लेकिन वह अभिलंब जो है, ये अभिलंब रेखा इसकी तरफ क्या हो गई, झुक गई। अब आप देखो, ये आपतित किरण आई, ये अभिलंब है जो हमने परावर्तन में भी देखा था। जो डैश डैश वाली लाइन है यहां से टकराई, टकराने के बाद इसको सीधा जाना था, लेकिन ये सीधा ना जाकर क्या हुई, अभिलंब की तरफ झुक गई। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या था, सघन माध्यम था। यहाँ ऊपर विरल माध्यम था, यहाँ सघन माध्यम था, इसलिए ये किरण क्या हुई, अभिलंब की तरफ झुक गई। झुकने के बाद जब ये निकली तो इसे हम क्या बोलेंगे, अपवर्तित किरण। आपतित किरण टकराने के बाद जब ये निकली इस साइड में तो अभिलंब की तरफ झुकने के बाद निकली, उस किरण को हम अपवर्तित किरण कहेंगे। जो ये डैश डैश वाली लाइन है यह है आपतित किरण का वास्तविक पथ। अगर ये अभिलंब की तरफ नहीं झुकती, अगर यहाँ भी विरल माध्यम है यहाँ भी विरल माध्यम रहता, सेम माध्यम दोनों तरफ रहता, तो ये किरण आती, इससे टकराती है, टकराने के बाद सीधी ऐसी की ऐसी ही निकल जाती। तो आपतित किरण का वास्तविक पथ तो ये होना था, लेकिन क्या हुआ, यहाँ पर सघन माध्यम है और यहाँ विरल माध्यम है। तो विरल माध्यम से जब किरण सघन माध्यम के अंदर आई तो वह क्या हुई, वास्तविक पथ से अभिलंब की तरफ झुक गई। ये अभिलंब था, इसकी तरफ झुक गई। अब देखो आप, आपतित किरण और ये अभिलंब है, इसके मध्य जो कोण बन रहा है, कोण आई, इसे हम आपतन कोण कहते हैं, जो हमने पहले पढ़ा था। और अब यह किरण जब इस सीमा पृष्ठ से निकलने के बाद इधर आ रही है, तब ये अभिलंब की तरफ झुकने के बाद जो अभिलंब से कोण बना रही है, कोण आर, इसे अपवर्तन कोण कहेंगे। ठीक है, ये रहा आपतन कोण और ये रहा अपवर्तन कोण। अब हम बात करें, जब हमने दर्पण वाला केस पढ़ा था जहां पर आपतित परावर्तन वाली बात हुई थी, तो वैसे ही आपतित किरण यहाँ आई थी, यहां से टकराने के बाद इधर चली गई थी। जब ये क्या है, परावर्तक पृष्ठ हो, तो आई, टकराई और इधर चली गई। तो जब ये किरण इधर गई थी उसे हमने परावर्तित किरण कहा था। क्यों, क्योंकि वह इससे क्या हुआ था, उसका जो दर्पण यहाँ पर लगा हुआ था उससे उसका परावर्तन हुआ था। लेकिन यहाँ परावर्तन नहीं हुआ, किरण आई, टकराई और दूसरे माध्यम में चली गई। तो इसमें माध्यम चेंज होगा। अपवर्तन में क्या होगा दोस्तों, माध्यम चेंज होगा। परावर्तन में इस माध्यम से आ रही थी, वायु से आ रही थी, इस पे टकराई और वापस वायु में जा रही थी। परावर्तन में जो था माध्यम चेंज नहीं हो रहा था, अपवर्तन में माध्यम चेंज होगा। इस बात को आप याद रखें। प्रकाश की किरण आ रही है, विरल माध्यम से आ रही है, वायु से आ रही है, यहाँ पर टकराने के बाद ये पानी के अंदर जा रही है। यहाँ पर जल भरा हुआ है, इसमें प्रकाश की जो किरण जा रही है उसकी बात हो रही है। वायु से जब किरण आ रही थी तो यहाँ पर क्या था, विरल माध्यम था, इससे टकराई, यहाँ सघन माध्यम है, इसलिए ये क्या हुआ, अभिलंब की तरफ झुक गई।
अगर यहाँ सघन माध्यम नहीं होता और मैं इसको उल्टा कर देता, अगर यहाँ वायु की जगह ऊपर पानी होता और नीचे जल की जगह वायु हो जाता, मैं जल को ऊपर भर दूं और वायु को नीचे ले आऊं, तो फिर उस कंडीशन में क्या होगा आप देखो, अगर ऊपर जल रहेगा नीचे वायु रहेगा तो यह किरण इससे टकराने के बाद ऐसे जानी चाहिए थी, लेकिन अब ये जो रहेगी ये ऊपर की तरफ जाएगी, मतलब अभिलंब से दूर हटेगी। अगर नीचे सरल सघन माध्यम था तब तो ये अभिलंब की तरफ गई थी, और अगर सघन माध्यम ऊपर रहेगा और विरल माध्यम नीचे हो जाएगा तो किरण सघन से विरल में आएगी। अभी जो इस डायग्राम में किरण है वो विरल माध्यम से सघन माध्यम में आ रही है, तो यहाँ विरल माध्यम वायु है इधर ऊपर, इसके ऊपर, और नीचे क्या है, जल है। तो ये विरल माध्यम से सघन माध्यम में आ रही थी, इसलिए अभिलंब की तरफ किरण झुक गई। अब अगर मैं जल को ऊपर और वायु को नीचे भर दूं तो ऊपर सघन माध्यम हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, विरल माध्यम हो जाएगा। तो अब किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आएगी, तो यह जो लाइन इधर बनी हुई है या इस डैश डैश लाइन से ऊपर की तरफ जाती, मतलब ऐसे एक किरण आती, मैं आपको बना के बता देता हूं, एक किरण ऐसे आती, ये जो लाइन है ये अभिलंब से दूर हट जाती है, ये अभिलंब था, इस वाले केस में तो अभिलंब की तरफ जा रही है, लेकिन अगर नीचे में वायु भर दूं ऊपर जल भर दूं तो सघन से विरल माध्यम में अभी आती किरण, तो फिर क्या होता, इस अभिलंब से दूर हट जाती, मतलब ये पहले इधर आनी चाहिए थी, ये किरण ऊपर की तरफ चली जाती। ये अभी पॉइंटों में मैंने आगे लिखा रखा है, मैं आपको वहां बताऊंगा। तो इस प्रकार से जो ये घटना होती है, अपवर्तन होती है, जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो दोनों माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर वो अपनी दिशा से विचलित हो जाती है। एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जा रही थी, तो ये जो सीमा पृष्ठ है इससे क्या होगी, विचलित होगी। इसको जाना इधर था लेकिन ये विचलित होकर क्या होगी, अभिलंब की तरफ झुक गई। क्यों? क्योंकि यहाँ सघन माध्यम था। तो इस प्रकार की जो घटना होती है दोस्तों, उसको विरल माध्यम और सघन माध्यमों के मध्य जो घटना होगी उसको हम क्या बोलेंगे, अपवर्तन बोलेंगे, प्रकाश का अपवर्तन। ये डायग्राम के द्वारा आपको समझ में आ गया होगा कैसे हुआ प्रकाश का अपवर्तन। अब हम नेक्स्ट बात करें, जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर झुक जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। अब देखो आप, अभी जो पहले वाला डायग्राम था उसी को मैंने छोटा करके यहाँ पे बनाया। यह प्रकाश की किरण आई, यह विरल माध्यम हमने यहाँ पर वायु माना था और सघन माध्यम हम यहाँ पर जल रहे हैं, तो ऊपर वायु है नीचे जल है। तो विरल माध्यम से जैसे ही सघन माध्यम में प्रवेश करी तो ये जाना ऐसे चाहिए था, लेकिन ये क्या हुई, अभिलंब की तरफ झुक गई थी। तो जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी तो अभिलंब की ओर क्या होगी दोस्तों, झुक जाएगी। अब आप दूसरा केस देखो, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। अब जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में प्रवेश करेगी तो वह क्या होगी, अभिलंब से दूर हट जाएगी। अब जैसे ये प्रकाश की किरण आ रही थी, अब अगर हम ऊपर जल ले लो और नीचे वायु ले ले तो ये अभिलंब से दूर हट जाएगी। यहाँ से आने के बाद ऐसे जाएगी, ये ऐसे गई थी जब नीचे जल था, लेकिन जब ऊपर जल रहेगा और नीचे वायु रहेगी तो ऊपर क्या था, सघन माध्यम हो जाएगा, नीचे विरल माध्यम हो जाएगा, तो ये टकराने के बाद ऐसे जाएगी, तो ये अभिलंब से क्या हो जाएगी, दूर हट जाएगी। और इससे पहले वाले केस में क्या हुआ था, वो अभिलंब की तरफ झुकी थी। ठीक है दोस्तों, अभिलंब के समांतर गुजरने वाली प्रकाश की किरणें अपने मार्ग से विचलित नहीं होती। अब अगर कोई प्रकाश की किरण सीधी अपलंबवत आवे, मतलब ऊपर से कोई प्रकाश की किरण सीधी ऐसे गिरे तो इस पे गिरने के बाद वो नीचे की तरफ ऐसे निकल जाएगी, वो अभिलंब से विचलित नहीं होगी, मतलब अपने पथ से विचलित नहीं होगी। जैसे यहां से अगर मैं बात कर लूं, ये था पृष्ठ, एक किरण सीधी अभिलंबवत आई तो इससे टकराने के बाद नीचे की तरफ सीधी ऐसे निकल जाएगी। तो अभिलंब के समांतर गुजरने वाली प्रकाश किरण अपने मार्ग से विचलित नहीं होगी। अब भले यहाँ सघन माध्यम हो, विरल माध्यम हो, ऊपर विरल हो या नीचे सघन माध्यम हो, लेकिन वो अभिलंब के समांतर आ रही है तो वो अपने पथ से क्या नहीं होगी, विचलित नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, ऐसा नहीं कि जैसे अभिलंब के समांतर आ रही है, ऊपर वायु है और नीचे जल है तो ये अभिलंब के समांतर सीधी की सीधी किरण आई, टकराने के बाद सीधी जाएगी, ऐसा नहीं कि इधर विचलित हो जाएगी या इधर की तरफ चली जाएगी, ऐसा इसमें नहीं होगा। नेक्स्ट हम देखें, किसी आयताकार कांच के स्लैब के प्रकरण में अपवर्तन वायु कांच अंतरापृष्ठ एवं कांच वायु अंतरापृष्ठ दोनों पर होता है, अतः निर्गत किरण आपतित किरण की दिशा के समांतर होती है। देखो, कोई आयताकार कांच का स्लैब है, उसमें उस प्रकरण में क्या होगा, अपवर्तन वायु कांच अंतरापृष्ठ एवं कांच वायु अंतरापृष्ठ दोनों पर होता है, अतः निर्गत किरण है वह क्या रहेगी, आपतित किरण की दिशा के समांतर होती है। देखो, ये यूं कह रहा है कि मान लो कोई ऐसा कांच का स्लैब है, यहां से एक किरण आई, मान लो इससे टकराई, मान लो ये वायु से आ रही है, इससे टकराई, टकराने के बाद ये कांच है, कांच के अंदर बात हो रही है, ये कांच जो है थोड़ा चौड़ा है, एक जैसा आयताकार स्लैब है, प्रकाश की किरण आई, इससे टकराई, टकराने के बाद ये अभिलंब था, अभिलंब से के तरफ झुकी, अभिलंब की तरफ झुकी,
फिर इससे टकराई, अब यहाँ पर वापस वायु आ गया तो ये अभिलंब से फिर क्या होगी, दूर हट जाएगी। तो जो प्रकाश की आयताकार कांच का स्लेब रहेगा, इस प्रकरण में क्या रहेगा, अपवर्तन वायु कांच अंतरापृष्ठ एवं कांच वायु अंतरापृष्ठ दोनों पर होता है। अतः निर्गत किरण क्या रहेगी, आपतित किरण की दिशा के समांतर रहेगी। यहाँ ये कहना चाह रहा है कि अगर कोई प्रकाश की किरण इस स्लेब पे यहां से आके ऐसे टकराई, टकराने के बाद देखो यहाँ अगर वायु है और यहाँ कांच है, तो एक बार तो इसका अपवर्तन हुआ विरल माध्यम से सघन माध्यम के। अब यह कांच के अंदर चलती गई और वापस यहां से बाहर निकली, तो यहां तो इसमें विरल से सघन में आई, फिर सघन से वापस काय में आएगी, विरल में आएगी, इधर वापस वायु है। तो प्रकाश की किरण जब विरल से सघन में आएगी तब तो अभिलंब की तरफ झुक गई, फिर सघन से वापस विरल में गई तो अभिलंब से वापस दूर हट गई। तो पहले तो अभिलंब की तरफ झुकी, फिर अभिलंब से दूर हट गई, तो पहले वो किरण जिस दिशा से आ रही थी उसी दिशा के समांतर क्या हो जाएगी, वापस हो जाएगी। क्यों, क्योंकि उसमें दो बार अपवर्तन हुआ, एक बार तो विरल माध्यम से सघन माध्यम में गई, फिर सघन माध्यम से विरल माध्यम में गई, तो दो बार अपवर्तन हुआ। तो पहले तो अभिलंब की तरफ झुकी और दूसरी बार में वो अभिलंब से क्या हुई, दूर हटी। तो जो प्रकाश की किरण थी वो जिस दिशा में आ रही थी उसी दिशा में क्या रहेगी, समांतर रहेगी, या उसी दिशा के अनुरूप वह क्या करेगी, किरण चलेगी। ठीक है दोस्तों, तो ये आप याद रखें कांच के स्लेब वाले में। नेक्स्ट हम बात करें सघन माध्यम, मतलब कांच में प्रकाश की चाल विरल माध्यम वायु की तुलना में कम होती है। जो सघन माध्यम रहता है उसमें प्रकाश की चाल विरल माध्यम की तुलना में क्या रहेगी दोस्तों, कम रहेगी। अतः प्रकाश जब विरल माध्यम मतलब वायु से सघन माध्यम में जाता है तो उसकी चाल क्या होती है, घट जाती है। इसके विपरीत बात करें, प्रकाश जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो उसकी चाल बढ़ जाती है। ये दोनों पॉइंट को आप याद रखना। जब प्रकाश है वह विरल माध्यम से अगर सघन माध्यम में जाएगा तो उसकी चाल क्या हो जाएगी, घट जाएगी, और अगर वह सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो उसकी चाल बढ़ जाएगी। यहाँ सघन और विरल को इतना सा समझ लो, सघन का मतलब तो आप समझ लो रोड जो है वह गड्ढेदार है जिसमें गड्ढे हो रहे, और विरल का मतलब है रोड एकदम प्लेन है। तो अगर प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल में जाएगी मतलब गड्ढे वाले रोड से एकदम प्लेन रोड पे जाएगी, तो गड्ढे वाले रोड से प्लेन रोड पे प्रकाश की किरण जाएगी तो उसकी चाल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्यों, क्योंकि विरल माध्यम है मतलब प्लेन रोड है, तो उस पर चाल क्या हो जाती है, अपने आप बढ़ जाती है। तो प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो उसकी चाल बढ़ जाएगी, और इसके विपरीत अगर प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो वहां पर उसकी किरण की जो चाल है या प्रकाश की जो चाल है वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो इस चीज को आप याद रखना। अपवर्तन प्रकाश के एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम या दूसरे में प्रवेश करने पर प्रकाश की चाल में परिवर्तन के कारण होता है। जो अपवर्तन होता है उसका प्रकाश का एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे में प्रवेश करने पर जो प्रकाश की चाल है उसमें जो परिवर्तन आ रहा है उसके कारण होता है। क्यों, क्योंकि प्रकाश अगर सघन से विरल में जाएगा तो उसकी चाल बढ़ जाएगी, इस वजह से अपवर्तन होगा, और अगर वो विरल से सघन में जाएगा तो उसकी चाल घट जाएगी, वहां भी इस वजह से क्या होगा, अपवर्तन होगा। तो जो अपवर्तन है प्रकाश के एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे में प्रवेश करने पर प्रकाश की चाल में परिवर्तन के कारण होता है। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो अपवर्तन है वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश के जो प्रवेश करता है तो उसकी चाल में जो परिवर्तन होता है उस वजह से होता है। अब हम नेक्स्ट बात करें इसमें अपवर्तन के नियम। जैसे हमने परावर्तन के नियम पढ़े थे, परावर्तन का प्रथम नियम था आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों, ये आपतित किरण से जो अभिलंब के साथ कोण बनेगा आपतन कोण वह, और परावर्तन कोण जो परावर्तित किरण का अभिलंब के साथ बन रहा था। तो प्रथम नियम यह था परावर्तन का कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों ही क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। और परावर्तन का दूसरा नियम था आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में रहेंगे। ये तो परावर्तन के नियम थे। अब हम देखते हैं अपवर्तन का नियम क्या कहता है। अब अपवर्तन के नियम की हम बात करें तो इस यह कहता है कि आपतित किरण, अभिलंब तथा अपवर्तित किरण तीनों एक ही समतल में स्थित होते हैं। आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों क्या रहेंगे, एक ही समतल में स्थित होंगे। और दूसरा जो नियम है वह कहता है किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण के ज्या मतलब साइन तथा अपवर्तन कोण के ज्या मतलब साइन का अनुपात एक नियतांक होता है। यहाँ साइन आई बटा साइन आर, यहाँ पर कोण आई था, यहाँ कोण आर था, तो साइन आई बटा साइन आर। जो आपतन कोण था वो था आई, तो साइन आई, और अपवर्तन कोण था वो था आर। अपवर्तन कोण का मतलब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्वेश्चन मार्क, और आपतन कोण का मतलब होगा आई। तो आपतन कोण का साइन बटा अपवर्तन कोण का साइन, तो साइन आई बटा साइन आर बराबर म्यू। यह क्या होता है, एक नियतांक होता है। नियतांक को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। इस नियम को स्नेल का नियम कहते हैं, याद रखना। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक क्या कहलाएगा, स्नेल का नियम कहलाता है। साइन आई बटा साइन आर बराबर म्यू, इसको क्या बोलेंगे, नियतांक कहेंगे। और नियतांक म्यू को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। और यह किसका नियम है, स्नेल का नियम है। ठीक है, अब देखो इसके दोनों नियम आपको याद पड़ गए।
पहला नियम तो है आपतित किरण, अभिलंब तथा अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में रहेंगे। ये आपतित किरण, ये डैश डैश वाला अभिलंब, और ये अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण जो यहाँ पर विरल से सघन में आ रहे थे इसलिए अभिलंब की तरफ झुक गई थी। अगर ये सघन से विरल में रहता तो अभिलंब से दूर हट जाती। ठीक है, तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या है, एक ही तल में है, और किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण के ज्या का अनुपात क्या रहेगा, एक नियतांक रहेगा, और उस नियतांक को हम म्यू बोलते हैं। क्या? म्यू। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट हम बात करें, किसी माध्यम का अपवर्तनांक भिन्न भिन्न रंग के प्रकाश के लिए भिन्न भिन्न होता है। जो किसी माध्यम में अपवर्तनांक है वो अलग अलग कलर के प्रकाश के लिए क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा। जैसे सफेद प्रकाश के लिए, व्हाइट कलर के प्रकाश के लिए अलग, रेड प्रकाश के लिए अलग, ग्रीन प्रकाश के लिए अलग। तो अलग अलग कलर का अगर प्रकाश रहेगा तो उनके लिए जो अपवर्तनांक है वो क्या रहेगा, भिन्न भिन्न रहेगा। तरंगदैर्घ्य बढ़ने के साथ अपवर्तनांक का मान कम हो जाता है, याद रखना। तरंगदैर्घ्य अगर बढ़ेगी तो अपवर्तनांक का मान क्या होगा दोस्तों, कम हो जाएगा। लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम तथा बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। इस चीज को याद रखना कि जो लाल रंग है उसका अपवर्तनांक सबसे कम होगा और बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा। क्यों? क्योंकि लाल रंग जो है इसका तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है। तो लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा है, तो तरंगदैर्घ्य बढ़ने के साथ अपवर्तनांक का मान क्या होता है, कम होता है। तो लाल रंग की अगर तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा, इसका मतलब है लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होगा, और बैंगनी रंग का अपवर्तनांक है जो दोस्तों वो सबसे अधिक होगा। निरपेक्ष अपवर्तनांक है, इसका फॉर्मूला है निर्वात में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल। जो निरपेक्ष अपवर्तनांक म्यू है, इसका मतलब है निर्वात में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल। यह निरपेक्ष अपवर्तनांक म्यू को डिनोट करता है। ठीक है, इस फॉर्मूले को बस आप याद रखें। अब हम बात करें प्रकाश के अपवर्तन के उदाहरण। जो प्रश्न आते हैं ज्यादातर वो इन्हीं 8 पॉइंटों से आएंगे। प्रकाश के अपवर्तन के क्या क्या उदाहरण है, इनमें से कोई सा भी एक उदाहरण देके कह देंगे यह प्रकाश का अपवर्तन है, कि परावर्तन है, कि वर्ण विक्षेपण है, या प्रकाश का व्यतिकरण है। ऐसे आपको 4-5 चीजें ऑप्शन में दे रखेगी। तो आपको याद रखना कि ये जो उदाहरण यहाँ पर लिखे हुए ये सब प्रकाश के अपवर्तन के उदाहरण है। प्रश्न बनने की सबसे ज्यादा संभावना इन 8 उदाहरणों से रहेगी। इनमें से कोई सा भी एक उदाहरण आपके वहां पर आ सकता है और ऐसे पूछ सकते हैं कि यह प्रकाश के किसका या प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण है। ऐसे देखिए वहां पर आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, उनमें से आपको ये इनमें से जो पॉइंट मिले उस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, बाकी आप अपवर्तन को समझ ही गए। अब देखो, सूर्य के पूर्व तथा सूर्यास्त के पास जो सूर्योदय है, सूर्योदय के पूर्व तथा सूर्यास्त के बाद भी सूर्य दिखाई देता है। यह घटना किस वजह से होती है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण होती है। जो सूर्योदय से पहले और सूर्योदय के पश्चात भी हमें क्या दिखाई देता है, सूर्य दिखाई देता है। यह घटना किस वजह से होती है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण होती है, याद रखें। द्रव में अंशतः या आधी डूबी हुई छड़ का मुड़ा हुआ दिखाई देना। आपने किसी पानी के बर्तन में अगर आप किसी पेंसिल को रख देते हो जो आधी डूबी हुई थी, अगर हम उसको देखते तो वो हमें मुड़ी हुई प्रतीत होती है। तो यह घटना भी किस वजह से होती है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण होती है। तीसरा पॉइंट, पानी से भरे बर्तन के पेंदे में पड़े हुए सिक्के का ऊपर की ओर उठा दिखाई देना। जो पानी है उससे भरा हुआ बर्तन है, अगर उसमें हम कोई सिक्का डाल दे तो उसका जो पेंदे से उसको वो क्या है, ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। यह घटना भी किस वजह से होती है, प्रकाश के अपवर्तन की वजह से होती है। आप अब अगला पॉइंट देखो, स्विमिंग पूल मतलब तरण ताल के पेंदे का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना। जो तरण ताल या स्विमिंग पूल रहते हैं उसको अगर हम देखें उसमें पानी भरा हुआ है तो ऐसा लगता है जैसे उसका पेंदा ऊपर की तरफ उठा हुआ है, और हम सोचते हैं कि ये बहुत कम गहरा है, पर जब कूदते हैं तो उसके बाद पता चलता है कि ये अधिक गहरा है। तो वो गहराई का भी हम अनुमान इसी वजह से नहीं लगा पाते क्योंकि जो स्विमिंग पूल का पेंदा जो है वो ऊपर की ओर उठा हुआ दिखाई देता है, और यह भी किस वजह से दिखाई देता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अब नेक्स्ट हम देखें, पानी भरे गिलास में पेंदे का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना। इसी प्रकार अगर पानी का गिलास हमने भरा हुआ है तो उसमें भी पेंदा जो है वो ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। यह घटना भी किस वजह से होती है दोस्तों, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट हम बात करें, आग या धुएं के दूसरी ओर स्थित वस्तुओं का हिलता हुआ दिखाई देना। यह आपने अनुभव भी किया होगा, जब हम ठंड में तप लगाते हैं या तापते हैं घरों के बाहर या गाँव में बहुत सी जगह, तो आप जब बैठे रहते हो तो धुएं के उस तरफ हम देखते हैं तो चीजें हमें थोड़ी सी हिलती हुई नजर आती है। यह किस वजह से नजर आती है, यह भी प्रकाश के अपवर्तन की वजह से ही नजर आती है। एक है तारों का टिमटिमाना। इस तारों के टिमटिमाने वाले उदाहरण पे बहुत सी बार क्वेश्चन पूछे गए, तो आप याद रखना तारों का जो टिमटिमाना है यह भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है। पानी से भरे पात्र में नींबू का अपनी वास्तविक स्थिति से क्या दिखाई देना, बड़ा दिखाई देना। अगर पानी का कोई पात्र है और उसमें नींबू रखा हुआ है तो उसकी वास्तविक स्थिति से बड़ा दिखाई देना, यह भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है। तो ये जो मैंने आपको अभी बताया ये प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित उदाहरण है। इन चीजों को आप याद रखें, ये पॉइंट है, ये इनको आप 2-5 बार पढ़ेंगे तो आपको याद रहेगा कि ये प्रकाश के अपवर्तन के उदाहरण है। तो अगर वहां पर प्रश्न में आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे
कि अवसद और पूछा जाएगा प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण है, या फिर उदाहरण देके पूछेंगे यह घटना प्रकाश के किस कारण होती है, प्रकाश के परावर्तन के कारण होती है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण होती है, प्रकाश के विवर्तन के कारण होती है, या प्रकाश के व्यतिकरण के कारण। इसके अलावा और प्रकाश का ध्रुवण भी होता है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी होता है। ये सब चीजें अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, पर बाकी आपको इस प्रकार से ऑप्शन वहां पर देके पूछे जाएंगे, तो आप इन चीजों को याद रखें। और एक जो सारी चीजें जो हम समझा रहे हैं उसको एक से तरीके से आप याद रखें, क्योंकि वहां क्वेश्चन आपके परावर्तन से संबंधित जरूरी नहीं सीधा आ जाए, कभी थोड़ा घुमा के भी पूछ सकता है, तो आपका थ्योरेटिकल पार्ट सही रहेगा, तो आपको वहां पर प्रश्न को हल करने में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास यही खत्म करते हैं। धन्यवाद। क्लास अच्छी लगी हो तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।